हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। बहुत ही फेमस पोएम है। और इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पोएम की क्रिटिकल समरी, क्रिटिकल एनालिसिस, लिटरेरी डिवाइसेस, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, थीम, सेटिंग, टोन को देखेंगे और राइम स्कीम को भी देखेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो पोएम है ये लिखी गई थी डव कॉटेज ग्रासमेयर में 1804 में। और एट फर्स्ट ये इंडिविजुअली पब्लिश की गई थी, लेकिन बाद में ये दी प्रील्यूड में ऐड कर दी गई थी, जो कि वर्ड्सवर्थ की एक पोइट्री की कलेक्शन है। और ये पोएम तब लिखी गई थी जब किंग लुइस 16 जो थे फ्रांस के रूलर थे, हुक्मरान थे, किंग थे। और वो बहुत ही क्रूअल किंग थे। और उन्होंने जो है कंट्री को ऑटोक्रेटिकली चलाना स्टार्ट कर दिया था एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। और जो लोग थे उनको बहुत बुरी तरह से मारा जाता था, पीटा जाता था, मतलब कि ब्रूटैलिटी थी, जुल्म था। और जो लोग थे वो बहुत डिप्रेस थे। लेकिन एट लास्ट जुल्म सह सहकर वो इस क्रुएल्टी के ख़िलाफ़ खड़े होना शुरू हो गए और उन्होंने किंग के ख़िलाफ़ रेवोल्यूशन का आगाज़ कर दिया। विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस टाइम में फुल सपोर्ट किया इस रेवोल्यूशन को। और जो कंट्री थी वो सेलिब्रेट कर रही थी इस ओकेजन को पैशनेटली। और जो लोग थे वो भी हाईली एंथुसियास्टिक थे, बहुत जोश व जज्बे से भरे हुए थे, और उनको ये यकीन था कि वो फ्रीडम हासिल कर लेंगे इस ब्रूटल और क्रूएल किंग से। और वर्ड्सवर्थ ने पर्सनली इस रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। वो खुद पहुँचे थे कैलेस में, जो कि फ़र्स्ट एनिवर्सरी थी इस रेवोल्यूशन की, 13 जुलाई 1790 में। और जब लोगों का पैशन जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो दोबारा से ये जो क्रुएलिटी थी ये दोबारा स्टार्ट होना शुरू हो गई। और जो सिचुएशन थी वो दोबारा पहले जैसी हो गई। तो वर्ड्सवर्थ जो थे वो बहुत डिसअपॉइंटेड था इस सिचुएशन से। और उस टाइम जो थी वो ग्रेट फाइट थी दो ग्रुप्स के दरमियान। एक थे दी हॉक्स और दूसरे थे दी डव्स। जो हॉक्स थे वो चाहते थे कि जो चेंज है वो ब्रूटैलिटी से लाया जाए, यानी कि खून बहाया जाए और इंतशार फैलाया जाए। रेवोल्यूशन में किसी किस्म का कोई किसी से हमदर्दी ना की जाए, बल्कि जो भी रास्ते में है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जो डव्स थे वो चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर पीसफुल तरीके से चेंज लाया जाना चाहिए, यानी कि लोगों को मारना नहीं चाहिए। किसी को भी अगर कोई भी रास्ते में आपको समझाने के लिए आ रहा है तो आप उसकी बात सुने, ना कि उसको बुरी तरह से मार दें। तो ये जो चीज़ है, ये जो थीम है इस पोएम की, उसको रिप्रेजेंट करती है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन पोएम में, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम के ज़रिए अपनी जो फीलिंग्स थी इस रेवोल्यूशन से रिलेटेड उसको डिस्क्राइब किया है। और इसमें दोनों तरह की फीलिंग्स हैं, सेलिब्रेशन की भी है और डिसकंटेंटमेंट की भी फीलिंग्स मौजूद हैं इस पोएम के अंदर। इस पोएम के फर्स्ट पार्ट में विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो एक हेवन को डिस्क्राइब करते हैं कि जो अर्थ है वो हेवन की तरह हो गई है, यानी कि वो इमेजिनेशन जो इस तरह की क्रिएट करते हैं। लेकिन जो लास्ट लास्ट पार्ट या लेटर पार्ट है इस पोएम का, उसमें जो वर्ड्सवर्थ हैं वो इस ड्रीम लैंड की तबाही को, इस हेवन की तबाही को डिस्क्राइब करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्रिटिकल समरी देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ इस रेवोल्यूशन को, जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो कहते हैं कि ये एक हैप्पी एक्ट है। और वर्ड्सवर्थ होप एंड जॉय को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि लोग बहुत खुश हैं इस रेवोल्यूशन से, उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। O pleasant exercise of hope and joy, for mighty were the auxiliaries which then stood upon our side, who were strong in love. जो सपोर्टर्स थे इस रेवोल्यूशन के, उन्होंने इस रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। वो ओवरजॉयड थे जो लोग थे इस रेवोल्यूशन की सपोर्ट में। और उनके अकॉर्डिंग वो लोग बहुत लकी थे जो इस रेवोल्यूशन के टाइम में जी रहे थे। ये जो रेवोल्यूशन थी ये रोमांटिक थी, रोमांटिक यानी कि इमेजिनेटिव। जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने सिर्फ उन्हीं लॉज और कस्टम्स को अप्रूव किया, एक्सेप्ट किया, जो कि रीज़न से करेक्ट थे, यानी कि जिसमें उनकी अकल जो है उनका साथ दे रही थी, जिसमें लॉजिक था, जिसमें लॉ था। और जो लोगों के राइट्स थे उन्होंने अपने राइट्स भी मांगना स्टार्ट कर दिए। ऑफ कस्टम लॉ एंड स्टैच्यूर टुक एट वंस द अट्रैक्शन ऑफ अ कंट्री इन रोमांस। यानी कि जो लोग थे, रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने रीज़न को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया था। वो किसी भी ऐसे कानून को नहीं मान रहे थे जो कि अंधाधुन उनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया था या लागू कर दिया गया था। और जो लोगों के राइट्स थे उन्होंने अपने राइट्स के लिए भी बोलना स्टार्ट कर दिया था। रीज़न यानी कि लॉजिक
उसने एक सुप्रीम पार्ट और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस रेवोल्यूशन के अंदर। बहुत से जो काम थे वो रीज़न की मौजूदगी में ही सरअंजाम दिए गए। और ये एक अट्रैक्शन थी लोगों के लिए, उन्होंने बिलीव किया, उनका ये मानना था कि रीज़न ही सब कुछ है और रीज़न के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। रीज़न जो है वो टच स्टोन है हर लॉ का, हर कस्टम का। लोगों ने क्रुएल्टी को और जो तशद्दुद था, जो जुल्म था, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त करना ख़त्म कर दिया था। उन्होंने जो है किंग के ख़िलाफ़ एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी थी और कोई भी चीज़ जो कि अनरीज़नेबल थी वो अब काबिल बर्दाश्त नहीं थी। When the reason seemed the most to assert her rights, when most intent of making of herself, इसमें कॉन्सोनेंट्स का भी यूज़ किया गया है। और वर्ड्सवर्थ ने इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत फेवर किया और उन्होंने ख़ुद भी विटनेस किया इस रेवोल्यूशन को। और जो इंग्लिश पोइट्री का रिवाइवल था वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्लोगन के ऊपर ही बेस्ड है। और इस स्टैंजा के अंदर जो पोइट है वो रेवोल्यूशन को वेलकम कर रहे हैं ये कहकर कि अ प्लेजेंट एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय, कि एक अच्छी और प्लेजेंट एक्सरसाइज है, होप है, जॉय है, लोग बहुत पुरजोश हैं, पुरुम्मीद है कि उन्हें इस क्रुएल्टी से छुटकारा मिल जाएगा। जो फ्रेंच थे वो उस वक़्त बहुत पिटिएबल कंडीशन में थे और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो पूरी यूनिवर्स है वो जो है ट्रांसफ़ॉर्म कर दी जाएगी रेवोल्यूशनरीज़ से। यानी कि जो ये रेवोल्यूशनरीज़ हैं, ये जो इनकलाबी हैं, ये लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, ये लोग इस पूरी यूनिवर्स को चेंज करके रख देंगे। ना सिर्फ़ फ्रांस को बल्कि पूरी दुनिया जो है वो रेवोल्यूशनरीज़ के द्वारा लाए गए जो चेंज है उससे अफ़ेक्ट होगी। न्यू होप्स थी, वो लोग पुरुम्मीद थे और बहुत ज़्यादा चार्मिंग थे और उनको सिर्फ़ ये उम्मीद थी कि जो चेंज है वो आएगा और उनको रिहाई मिलेगी और जो उनका फ्रांस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आएँगी और ये उन होप ही उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और उनको अपने ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद थी। जो उस कंट्री के लोग थे वो बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। जो पुराना ऑर्डर था वो अब चेंज होने लगा था और न्यू ऑर्डर जो था वो अब टेक प्लेस करने लगा था। रीज़न जो है उसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। स्लेवरी जो है थी वो रीज़नेबल थी। अब स्लेवरी को कोई लोग नहीं मानते थे, कोई किसी को स्लेव नहीं बना सकता। और पोएट कहते हैं द बडिंग रोज़ इज़ बेटर दैन द फुल ब्लोन रोज़, के सिर्फ़ एक उम्मीद जो है वो बहुत खुशी देती है, उसकी फुलफिलमेंट नहीं है। अगर हम कोई गोल या कोई एम रखते हैं तो अगर हम उसको ये इमेजिन कर लें कि हमने ये गोल अचीव कर लिया तो उससे ही भी हमें बहुत खुशी मिल जाती है, बहुत हौसला मिल जाता है रादर देन कि वो एक्चुअली में फुलफ़िल हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं, जो रेवोल्यूशनरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा और उनको इस क्रुएलिटी से एक ना एक दिन छुटकारा ज़रूर मिलेगा। क्रिटिकल समरी हो चुकी है और अब हम देख लेते हैं थीम्स। इस पोएम की जो थीम्स है उसमें लिबर्टी एंड फ्रीडम है, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ऑपरेशन, फ्रेटर्निटी, नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ह्यूमन सफरिंग एंड एम्पैथी, होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। राइम स्कीम जो है इस पोएम की वो है ABABCC। जो टोन है इस पोएम की वो पैशनेट है, एम्पैथेटिक है और रिफ्लेक्टिव है। लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं इस पोएम की वो हम देख लेते हैं। उनमें सबसे पहले है इमेजरी, ओह प्लेजेंट एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय फॉर माइटी वर द ऑक्सिलियरी अर्थ व्हिच देन स्टूड। इसमें जो है हमें इमेजरी देखने को मिलती है क्योंकि ये प्लीजिंग टू आवर सेंसेस है। यानी कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ भी उस टाइम जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त कितना पुरसुकून माहौल होगा और बहुत अच्छा माहौल होगा, लोग बहुत ज़्यादा होपफुल होंगे, बहुत जॉयफुल होंगे और रेवोल्यूशन को एंजॉय कर रहे होंगे। अब इमेजरी होगी, अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स यानी कि repetition of consonant sound. A when reason seemed the most to assert her rights when most intent of making of herself. इस इन दोनों लाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड्स की, जिसमें आर है रीजन में और असर्ट में, हर में, राइट्स में। और उसके अलावा व्हेन मोस्ट इंटेंट ऑफ मेकिंग ऑफ हर सेल्फ, मोस्ट और एम इसकी रेपिटेशन हो रही है। ओ एंड ओ ये तो एसोनेंस हो जाता है। मोस्ट में एम और मेकिंग में एम, ये भी रेपिटेशन है कॉन्सोनेंट साउंड की। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली यहाँ पे जो है हम दो चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं। द प्राइम एनचेंट्रेस टू असिस्ट द वर्ल्ड विच देन वाज गोइंग फॉरवर्ड इन हर नेम। अब यहाँ पे प्राइम एनचेंट्रेस जो है वो किसको कहा गया है? प्राइम एनचेंट्रेस होती है मैजिशियन और यहाँ पे मैजिशियन कहा गया है रीज़न को, कि जो रीज़न है वो अब दुनिया को डोमिनेट करने के लिए आ रही है। तो यहाँ पे जो है ये सिमिली यूज़ की गई है।
अब बारी है एसोनेंस की। एसोनेंस यानी कि वॉवल साउंड्स। अब यहाँ पे नॉट फेवर्ड स्पॉट्स अलोन बट द होल अर्थ। इसमें जो ओ है वो बहुत ज़्यादा रिपीट किया गया है और वो एक वॉवल साउंड है, तो यहाँ पे हम एसोनेंस इसको कह सकते हैं।